गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वही क्लास 12 विषय हिस्ट्री पार्ट चौथा ही चल रहा है अभी हमारा। पेज नंबर 66 पे है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ दी हुई है। वैसे भी जानते हैं महाराणा कुंभा के बारे में। सबसे ज़्यादा जो दुर्ग बनवाए या सबसे ज़्यादा जो गढ़ बनवाए वो महाराणा कुंभा है, ठीक है ना। यानी सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक उपलब्धियाँ जो थी वो महाराणा कुंभा के समय हुई। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में शासन संभाला इसने। इसके पिता का नाम मोक्कल एवं माता का नाम सौभाग्य देवी था। प्रारंभिक कठिनाइयों की बात करें तो आंतरिक और बाह्य दो प्रकार की कठिनाइयाँ थी। एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल यानी आंतरिक। आंतरिक में चाचा मेरा और महपा पमार इसके प्रति विपक्ष में खड़े हो रहे थे या इसका विरोध कर रहे थे। बाहें थी गुजरात, मालवा और दिल्ली सल्तनत से भी इसको खतरा था। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा रीडिंग मार लेते हैं। महाराणा कुंभा 1433 में मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा। उसके पिता का नाम महाराणा मोक्कल तथा माता का नाम सौभाग्य देवी था। शासक बनने के बाद उसने अपनी यशस्वी पराक्रम द्वारा न केवल आंतरिक अपितु बाह्य कठिनाइयों का भी सफलतापूर्वक सामना किया और मेवाड़ को और उसकी उपलब्धियों को पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया। मेवाड़ पहले गौण था, जैसा कि हम पहले पढ़े थे अमीर के बारे में। अमीर के समय भी उसने समर सिंह को हरा दिया था, मेवाड़ का समर सिंह। लेकिन बाद के जो योद्धा हुए वो वीर बलशाली हुए। महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, ठीक है। तो प्रारंभिक कठिनाइयाँ। शासक बनने के समय मेवाड़ के सामने अनेक आंतरिक बाह्य समस्या थी। मेवाड़ के महाराजा क्षेत्र सिंह की उपपत्नी की संतान चाचा और मेरा, उपपत्नी की संतान थी। दूसरी पत्नी थी जिसकी संतान थी ये चाचा और मेरा, यानी रिश्ते में इसके भाई लगते थे, चाचा और मेरा, ठीक है। उसने पिता मोक्कल की हत्या कर मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए प्रयासरत थे। इस कारण मेवाड़ी सरदार दो भागों में विभाजित हो गया। एक गुट हो गया कुंभा समर्थक, दूसरा गुट हो गया चाचा मेरा महपा का समर्थक। एक गुट तो इनका बन गया चाचा मेरा और महपा का, और दूसरा गुट किसका बन गया? दूसरा गुट बन गया कुंभा का, जो कुंभा को पसंद करते थे। इस प्रकार दो गुट बन गए, ठीक है। दो अलग अलग गुट हो गए, एक कुंभा का, एक चाचा मेरा और महपा पंवार का। इस व्यवस्था लाभ उठाकर अनेक राजपूत सामंत अपनी स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के प्रयास करने लगे। कुंभा द्वारा रणमत व राघव देव के नेतृत्व में भेजी गई सेना ने शीघ्र ही विद्रोहियों का दमन कर दिया। चाचा और मेरा अनेक समर्थकों के साथ मारे गए, किंतु चाचा का पुत्र एक्का व महपा पंवार भागकर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की शरण में चले गए। ये मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी नहीं था भाई, ये था महमूद खिलजी, मालवा का सुल्तान। और ये महपा पंवार और उसका पुत्र एक्का, ठीक है ना, ये दोनों जो है मालवा के सुल्तान। पहली दुश्मनी यहाँ से शुरू हुई, ध्यान रखना। इसके यहाँ चले गए। अब सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ मालवा संबंध। मेवाड़ और मालवा का संबंध से पहले यही है कि एक तो महपा पंवार, एक चाचा का बेटा एक्का जो था, ये दोनों खिलजी के साथ मिल चुके थे, ठीक है। तो पहली दुश्मनी यहाँ से आती। इनके कुंभा का और मालवा का क्या संबंध रहा ये देखना। मेवाड़ और मालवा दोनों एक दूसरे के पड़ोसी राज्य थे और यहाँ के शासक अपने अपने राज्यों की सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे। इस कारण दोनों राज्यों के बीच संघर्ष होना आवश्यक था, किंतु दोनों के बीच संघर्ष का तत्कालिक कारण था मालवा के सुल्तान द्वारा कुंभा के विद्रोही सरदारों को यहाँ पे शरण देना। पहले चल रही थी समस्या तो, लेकिन अब मुख्य अभी भी तत्कालिक समस्या क्या थी कि मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी के द्वारा इसके विरोधियों को शरण देना। और इसके विरोधी कौन थे? एक्का और महपा पंवार, जो कि भागकर यहाँ चले गए थे, ठीक है। मोक्कल के हत्यारे महपा पंवार ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के पास शरण ले रखी थी। कुंभा ने सुल्तान को पत्र लिखकर महपा की मांग की, जिसे सुल्तान द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए कुंभा ने मालवा पर आक्रमण करने का फैसला किया। 1437 में सारंगपुर नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के बीच घनघोर संघर्ष हुआ, जिसमें पराजित होकर महमूद भाग गया। कुंभा ने महमूद का पीछा करते हुए मालवा को घेर लिया, उसे कैद कर चित्तौड़ ले आया और 6 माह तक सुल्तान को यहाँ कैद रखने के बाद बिना किसी शर्त के छोड़ दिया। महमूद खिलजी, कुंभा ने आक्रमण कर दिया मालवा पे, महमूद खिलजी बेचारा भागा। कुंभा ने उसका पीछा किया, उसको पकड़ लिया और उसको चित्तौड़ लेके आ गया पकड़कर। और 6 माह तक सुल्तान को अपने यहाँ कैद रखा। कहाँ पर? चित्तौड़ में। और उसके बाद में बिना किसी शर्त के
रिहा कर दिया। ये हमारी यहाँ पे कमज़ोरी होती है कि अगर इसी की जगह अगर महमूद खिलजी होता, वो अगर कुंभा को पकड़ लेता, ठीक है ना, और वो उसको वहाँ ले जाता मालवा, तो 100% था कि कुंभा की वह मौत निश्चित थी, यानी वो कुंभा को मार देते। विदेशी जितने भी आक्रमणकारी हुए, इन्होंने अपने सबूत नहीं छोड़े, बस फैसला करते थे, बस बात खत्म। कहता हूँ उसका ये बार बार ये कांटा है, पेड़ कितना ही काट दो, वापस अगर नीचे बीज रह गया तो वापस पेड़ हो जाएगा, फिर काट दो वापस पेड़ हो जाएगा। यही गलती भारतीय शासक करते हैं, उसको दबाते हैं, बिना शर्त के उसको छोड़ देते हैं, आगे जाके ये सिरदर्द वापस बनेगा, क्योंकि ये अपनी हार भूल नहीं पाएगा। उसको पता मैं हारा हुआ हूँ और मुझे छोड़ा गया है अधीन करके, तो ये वापस बदला लेने के लिए ज़रूर आएगा। आगे देखिए, महमूद खिलजी ने अपनी पहली पराजय का बदला लेने के लिए 1443 में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। कुंभा ने किले के दरवाजे के नीचे बाण माता के मंदिर के पास दीप सिंह के नेतृत्व में एक मजबूत सेना नियुक्त रखी थी। 7 दिन तक चले भयंकर संघर्ष में दीप सिंह व उसके साथियों की मृत्यु के बाद ही मंदिर पर शत्रु सेना अधिकार कर पाई। इस मोर्चे को तोड़ने में महमूद की सेना को इतनी हानि उठानी पड़ी कि मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर उसकी टूटी हुई मूर्तियाँ कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दी गई। नंदी की मूर्ति का चूना पकाकर राजपूतों को पान में खिलाया गया। महमूद की सेना ने चित्तौड़ पर अधिकार करने का प्रयास भी किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। 1446 में महमूद ने एक बार फिर मांडलगढ़ व चित्तौड़ पर अधिकार करने का प्रयास किया, किंतु सफलता उसे हर बार भी नहीं मिल सकी। 1456 में महमूद ने मांडलगढ़ पर अधिकार करने का अंतिम असफल प्रयास किया, अंतिम असफल। बाकी कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया था, कुंभलगढ़ भी जो मारवाड़ की शान था उस पर अधिकार कर ही लिया था महमूद खिलजी ने। उसके बाद में वो तोड़ फोड़ करके जीण माता का मंदिर था उसको तोड़ दिया और वो वहाँ से भाग गए। उसके बाद में उसने 2-3 बार और प्रयास किए इस पे चित्तौड़ को जीतने के लिए, मांडलगढ़ को जीतने के लिए, लेकिन हर बार वो असफल रहा। तो कहने का तात्पर्य ये था, जब पहले मैं बात कर रहा था, अगर वहाँ पे जब कुंभा ने उसको सारंगपुर के युद्ध में पकड़ लिया था, सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी में, ठीक है, 1437 ईस्वी सारंगपुर का युद्ध। अब सारंगपुर के युद्ध में जब कुंभा को जीत मिल चुकी थी, वो महमूद खिलजी को पकड़ चुका था, तो ये उसकी बड़ी बेवकूफ़ी थी कि उसने वापस उसको छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, छोड़ दिया कोई बात नहीं, न इस पर कोई शर्त लगाई, न कोई कंडीशन लगाई। यही बंदा आके वापस 1443 में वापस आया, 1443 में आ गया। उसके बाद में फिर 1456 तक, 43 से लेकर 1456 तक इसने बार बार प्रयास किए, कभी मांडल जीतने के लिए, कभी कुंभलगढ़ जीतने के लिए, कभी चित्तौड़ जीतने के लिए। माना कि असफल रहा हर बार, लेकिन फिर भी प्रयास किया उन्होंने। अगर वहाँ पे ये जो महाराणा कुंभा था उसको वहीं सबक सिखा देता या वहीं उसको हत्या करवा देता महमूद खिलजी की, तो गुजरात भी पूरा कुंभा के अधीन होता। खैर इतिहास है, उस समय की क्या परिस्थितियाँ रही होगी हमें भी बतानी है, जो भी है। अब दूसरा है फिर मेवाड़ गुजरात संबंध। ये गुजरात है, अभी मालवा के बारे में बात कर ली अपन ने पूरी कंप्लीट, समझ में आ गया होगा। मालवा का गुजरात, मालवा का सर जो कौन था, महमूद खिलजी था। महमूद खिलजी, उसके बीच में संघर्ष क्यों हुआ, क्योंकि महपा परमार और एक्का दोनों उसकी शरण में गए थे। कुंभा ने इससे खिलजी से मांगा भी ये दोनों को छोड़ दे, इसने नहीं छोड़ा, तो सारंगपुर का युद्ध हुआ जिसमें महमूद खिलजी पकड़ा गया, 6 महीने तक उसको कैद रखा गया, फिर उसको छोड़ दिया गया। उसके बाद में महमूद खिलजी वापस आया, उसने मांडलगढ़ पर, उसने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। उसके बाद में कुंभलगढ़ पर वो तोड़ फोड़ करके जो भी था लूट लूटा के भाग गया, और वापस फिर उसने 2-3 बार असफल प्रयास किए, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। अब आगे जा बात करते हैं हम मेवाड़ गुजरात संबंध की। कुंभा के समय गुजरात की अव्यवस्था समाप्त हो चुकी थी। वहाँ के शासक अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए लालायित थे। मालवा मेवाड़ के बीच चलने वाले संघर्ष तथा सिरोही व गुजरात की राजनीतिक स्थिति ने मेवाड़ गुजरात के बीच के संघर्ष को आवश्यक बना दिया। 1456 ईस्वी में फिरोज खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शम्स खां नागौर का नया स्वामी बना, किंतु फिरोज के छोटे भाई मुजाहिदीन खान ने शम्स खां को पराजित कर नागौर पर अपना अधिकार कर लिया। शम्स खान ने महाराणा कुंभा की सहायता से नागौर पर पुनः अधिकार कर लिया, किंतु शीघ्र ही उसने कुंभा की शर्तों के विपरीत नागौर के किले की मरम्मत करवानी प्रारंभ कर दी। नाराज कुंभा ने नागौर पर आक्रमण कर दिया।
ये नागौर का आ गया इसके बीच में ही। नागौर पहले गुजरात पढ़ रहे थे, गुजरात के बाद में बीच में नागौर आ गया। 1456 में फिरोज खां, उसके बाद में शम्स खां बना। शम्स खां का छोटा भाई था मुजाहिदीन खां, उसने नागौर पे आक्रमण कर लिया और फिर वो नागौर की किलेबंदी करना शुरू कर दिया था। शम्स खां ने गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के साथ अपनी लड़की का विवाह कर उससे सहायता मांगी। क्यों मांगी? ये बात जुड़ी हुई है अब नागौर से। देखो गुजरात का टर्न कैसे बेटा? नागौर से, ठीक है। नागौर में था, दिख रहा होगा भाई, लाइट गई है वैसे तो, देख लेता हूँ एक बार। हाँ दिख रहा है। तो देखो नागौर में शम्स खां था। शम्स खां नागौर का शासक, शम्स खां, इसने सहायता मांगी गुजरात के शासक से। शम्स खां इसने सहायता मांगी। सिरोही के देवरा शासक की प्रार्थना पर उसने अपने सेनापति मलिक साहबान को आबू विजय के लिए भेजा और स्वयं कुंभलगढ़ की तरफ चला। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार राणा से धन मिलने के बाद सुल्तान गुजरात लौट आया। इसी समय कुतुबुद्दीन के सामने महमूद खिलजी के प्रतिनिधि ताज खान ने मेवाड़ पर गुजरात मालवा के संयुक्त आक्रमण की योजना रखी। अब वहाँ पे क्या हुआ, कुतुबुद्दीन जो था उसने महमूद खिलजी के प्रतिनिधि था ताज खां, यानी अब ये दोनों एक हो गए। ये दोनों एक होकर एक साथ आक्रमण करते हैं किस पे? चित्तौड़ पे, कुंभा पे, ठीक है। इसके अनुसार मेवाड़ के दक्षिण भाग पर गुजरात और मेवाड़ के कास भाग व अहिरवाड़ा पर मालवा का अधिकार होना था। 1456 में चंपानेर नामक स्थान पर हुई संधि इस आशय की बाद कुतुबुद्दीन आबू पर अधिकार कर चित्तौड़ की तरफ बढ़ा। वही महमूद खिलजी ने मालवा की तरफ से मेवाड़ पर आक्रमण किया। फरिश्ता के अनुसार कुंभा ने धन देकर आक्रमणकारियों को विदा किया, जबकि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और रसिक पीरिया के अनुसार कुंभा ने दोनों सुल्तानों को एक साथ पराजित कर दिया। मुगल शासकों पर विजय के कारण कुंभा को हिंदू सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू सुल्तान के नाम से ये फिर बाद में प्रसिद्ध हुआ। इसको मिटा देता हूँ। हिंदू सुल्तान के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। मालवा, गुजरात की संयुक्त सेना को हराया। सेना को हराकर कुंभा ने हिंदू सुल्तान किसकी उपाधि ली थी? हिंदू सुल्तान की उपाधि धारण की थी, जिसे हिंद बादशाह, हिंदू सुल्तान का मतलब हिंद बादशाह। हिंद बादशाह की इसने उपाधि ले ली थी, ठीक है। आगे देखिए अब महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। महाराणा कुंभा का सबसे महान जो रीजन है, हाँ उसने गुजरात की सेना को हराया, मालवा की सेना को हराया। मालवा और गुजरात दो ही उसके जो दुश्मन थे, दोनों को उसने पराजित कर दिया। महमूद खिलजी को हरा चुका था और गुजरात का शासक जो था शहाबुद्दीन, तो वो भी आया था नागौर के शम्स खां के उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि कुंभा ने नागौर पे अधिकार कर लिया था। तो ये शम्स खां भाग के वहाँ गया, दोनों की संयुक्त सेना आई। तो रसिक प्रिया में, रसिक प्रिया कविता है, कहाँ वो मतलब किताब है, वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इसमें दोनों में है कि उसने दोनों सेनाओं को एक साथ हराया। अब बात करते हैं सांस्कृतिक उपलब्धियों की, यानी महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी। ये पढ़ लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए इनको।
अब आगे देखिए सांस्कृतिक उपलब्धियां। इम्पोर्टेंट जो है वो यही पर्सन है, सांस्कृतिक उपलब्धियां। प्रश्न भी ये बनेगा, महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में विस्तार से समझाइए। विस्तार से समझाइए, ठीक है, यही आता हमेशा। और महाराणा कुंभा जो था उसको मतलब ये माना जा सकता था कि राजस्थान में जितने भी अभी पर्यटन स्थल है, लगभग 70% पर्यटन स्थल महाराणा कुंभा के द्वारा स्थापित है। माना जाता 33 दुर्गों का उसने निर्माण करवाया, जिसमें बसंतगढ़ है, कुंभलगढ़ है, मेहरानगढ़ है, जोधपुर का किला है, बहुत सारे और कुछ छोटे किले और हैं। तो ये सब किसके बनाए हुए हैं? महाराणा कुंभा के बनाए हुए हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेज नंबर 67 पे आप पढ़ना, इसको एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। कुंभा एक वीर योद्धा ही नहीं अपितु कला प्रेमी और विद्या अनुरागी शासक भी था। इस कारण उसे युद्ध में स्थिर बुद्धि कहा गया है। युद्ध में स्थिर बुद्धि, पहला पॉइंट लिखो, युद्ध में स्थिर बुद्धि, यानी युद्ध के समय वो घबराता नहीं था, स्थिर बुद्धि थी उसकी, ठहरा हुआ आराम से रिलैक्स रहता था, जिसे बोले कूल, बिल्कुल कूल रहता था वो, यानी भाव से हापा धोपी नहीं करता था वो। एकलिंग महात्म्य के अनुसार वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति और साहित्य में बड़ा निपुण था। मान संगीत ज्ञाता होने के कारण उसे अभिनव भट्टाचार्य और वीणा वादन परिवीण कहा जाता था। ये इसकी उपाधियाँ। युद्ध में स्थिर बुद्धि हो गया, एक था अभिनव भट्टाचार्य, नोट करते रहना साथ के साथ, अभिनव भट्टाचार्य और वीणा वादन प्रवीण, वीणा वादन प्रवीणेन, ये दो इसकी उपाधियाँ थी। ये वह भाई वह, ठीक है, वीणा है, वीणा वादन प्रवीण और अभिनव भट्टाचार्य, ठीक है, ये दो उसकी थी। तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार वह वीणा बजाने में निपुण था। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत ग्रंथ उसके द्वारा लिखे हुए प्रमुख ग्रंथ है। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ, दो स्तंभ के बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी आया नहीं। एक तो कीर्ति स्तंभ, जिसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा तुम्हें मैं, और दूसरा था विजय स्तंभ। दो स्तंभ है, चित्तौड़ में कभी जाओ तो आप देखने का मौका मिले तो ज़रूर देखिए दोनों स्तंभ को, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ, ठीक है। और इसकी किताबों के नाम संगीत राज, संगीत मीमांसा और संगीत इसकी किताबों के नाम लिख रहा हूँ। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत कर्म, और सूड, दीपिका व सूड प्रबंध, एक और लिख लो, सूड प्रबंध। ये कुंभा की किताबें हैं, ये नोट कर लेना, कुंभा की किताबों के नाम नोट कर लो। एक दीपिका भी है, अभिनव भट्टाचार्य और वीणा वादन प्रवीण के नाम से इसकी उपाधियाँ दी गई। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत कर्म और सूड प्रबंध, ये इसकी कुंभा की किताबों के नाम हैं, नोट कर लीजिए आप, ठीक है, कर लिया नोट। आगे देखो, इसके अलावा संगीत राज के 5 भाग है, इसके 5 भागों में विभाजित है।
पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। पाठ, गीत, वाद्य, नृत्य, रस। पाठ, गीत, वाद्य, नृत्य, रस। हो गया। ये संगीत राज के 5 भाग। हो लिख देता हूँ इधर, कंफ्यूज मत होना। पाठ, गीत, वाद्य, नृत्य और रस। पाठ रस, गीत रस, वाद्य रस, नृत्य रस और 5वां उसका रस मीमांसा। ठीक है। पूरा नाम है इनका पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। रत्न कोश जोड़ना है कि पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। ठीक है। उसने चंडी शतक की व्याख्या, जयदेव के संगीत ग्रंथ गीत गोविंद और सारंगदेव के संगीतकार की टीकाएँ भी लिखी। कुंभा ने मराठी, कर्नाटिक, कन्नड़ तथा मेवाड़ी भाषा में 4 नाटकों की रचना की। उसने कीर्ति स्तंभ के विषय में एक ग्रंथ रचा, उसको शिलाओं पर खुदवाकर विजय स्तंभ पर लगवाया, जिसके अनुसार उसने जय और अपराजित के मतों को देखकर इस ग्रंथ की रचना की। उसका कामराज रतिराज नामक ग्रंथ 7 भागों में विभाजित है। कुंभा को राणो रासो भी कहा जाता है। इतना सारा कार्य था इसका, ये पूरा उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं इसकी, इसलिए इसको राणो रासो भी कहा जाता था। राणो रासो भी इसको कहा जाता था। उसके दरबार में एकलिंग मातम्य का लेखक कान्हा व्यास तथा प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री मंडन ने देवमूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुशास्त्र, वास्तुकार नामक वास्तु ग्रंथ लिखे। मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी और पुत्र गोविंद ने उदारधरोणी, कलानिधि एवं द्वार दीपिका नामक ग्रंथों की रचना की। कलानिधि देवालयों के सिक्कर विधान पर केंद्रित है, जिसे सिक्कर रचना व सिक्कर के अंग उपांगों के संबंध में कदाचित एकमात्र स्वतंत्र ग्रंथ कहा जा सकता है। ठीक है। ये यहाँ याद रखना है। मंडन, गोविंद, ये उसके है, उसके दरबार में आश्रय पाते थे। ये कुंभा के दरबार में। कुंभा की पुत्री रमाबाई को वागेश्वरी कहा गया है। वह भी अपने संगीत प्रेम के कारण प्रसिद्ध रही है। कुंभा की पुत्री जिसका नाम था वागेश्वरी। बैठा दूँ इसको, तो नोट कर लिया होगा आपने, नोट कर लीजिए एक बार। युद्ध में स्थिर बुद्धि, राणो रासो, अभिनव भट्टाचार्य, वीणा परमेड़, ये इसकी उपाधियाँ। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत कर्म, सूट प्रबंध और ये संगीत राज के अलग अलग भाग है। पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। ठीक है, इनको मिटा देता हूँ। उसकी पुत्री का नाम था वागीश्वरी, ये याद रखना। पुत्री का नाम वागीश्वरी। पुत्री थी इसकी कुंभा की पुत्री थी। ठीक है, कि पुत्री रमाबाई इसका नाम था। इसको वागेश्वरी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। अब कुंभा के बारे में अगर हम आगे बात करें, ठीक है, इसके बारे में अभी और बहुत कुछ है कुंभा के बारे में। कवि मेहा महाराणा कुंभा के समय का एक प्रतिष्ठित रचनाकार था। उसकी रचनाओं में तीर्थमाला प्रसिद्ध है, जिसमें 120 तीर्थों का वर्णन है। मेहा कुंभा के समय 2 सबसे महत्वपूर्ण कार्य कुंभलगढ़ रणकपुर जैन मंदिर के समय उपस्थित था। उसने बताया कि हनुमान जी की जो मूर्तियां सोजत और नागौर से लाई गई, उन्हें कुंभलगढ़ और रणकपुर में स्थापित किया गया। रणकपुर जैन मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में मेहा स्वयं उपस्थित हुआ। हीरानंद मुनि को कुंभा अपना गुरु मानते थे, उन्हें कविराज की उपाधि दी थी। कविराज श्यामलदास की रचना वीर विनोद, ये याद रखना। कविराज श्यामलदास किताब का नाम वीर विनोद। वीर विनोद, इस वीर विनोद में उन्होंने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण इसने करवाया। 84 दुर्ग, इसमें से 32 दुर्ग
जो है कुंभा ने बनवाई, कुंभा ने बनवाई। ये बात कही है श्यामल दास ने अपनी किताब वीर विनोद में। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं है। इसके अलावा 1452 में परमाणु के प्राचीन दुर्ग के अवशेषों पर अचलगढ़ का पुनर्निर्माण करवाया। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ का परकोटा 36 किलोमीटर लंबा है, याद रखना, जहां आराम से गाड़ी चल सकती है। 36 किलोमीटर लंबा, 36 किलोमीटर लंबा है ये परकोटा कुंभलगढ़ का। ठीक है, जो चीन की दीवार के बाद विश्व के दूसरे नंबर की दीवार मानी जाती है, याद रखना, नंबर 1 चीन की दीवार और दूसरे नंबर की जो दीवार है वो कुंभलगढ़ का परकोटा है, याद रखना, कुंभलगढ़ का परकोटा। कितना किलोमीटर है भाई? 36 किलोमीटर। ठीक है, और रणकपुर के जैन मंदिर भी थे, वहाँ भी कुंभा ने बहुत सारा मतलब धन दान में दिया और रणकपुर के जैन मंदिर बनाने में भी अपनी मदद करी। कुंभा को अपने अंतिम समय में उन्माद का रोग हो गया था और वह अपना अधिकांश समय कुंभलगढ़ दुर्ग में बिताता था। यहीं पर उसके सत्तालोलुप पुत्र उद्दा ने 1468 में इसकी हत्या कर दी। वो 1468 में 68 ईस्वी में उद्दा ने कुंभा की हत्या कर दी। ये लो साहब, ये कुंभा का चैप्टर हो गया। कुंभा ने 1468 में उन्माद रोग हो गया था, कुंभलगढ़ दुर्ग में रहता था वो, और 1468 में जो था उसका पुत्र था उद्दा, उसने कुंभा की हत्या कर दी। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। विजय स्तंभ के बारे में बताऊंगा मैं तुम्हें भी, विजय स्तंभ के बारे में भी कुछ जानकारी देनी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई भी समस्या आती है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन आंसर कैसे करने हैं। वो किताब सीधी सीधी बात है, रजिस्टर बनाना है मोटा, नोट्स टाइप जो बोर्ड पे लिखे जा रहे हैं वो बोर्ड पे लिखो, पेज नंबर बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जो लगे इंपॉर्टेंट वो लोगो, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से तो बता ही नहीं सकता भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है या इसको अंडरलाइन कर लो। अंडरलाइन तो ऑफलाइन क्लासेज जब भी स्टार्ट होगी तब ऑफलाइन क्लास में हम वापस इसको करेंगे। बाकी टेंशन मत लेना, रिवाइज करेंगे वापस इसको। जो चैप्टर ये नहीं कि चौथा चैप्टर 4 चैप्टर समझ में नहीं आएंगे, नहीं, बिल्कुल रिवाइज करेंगे। देखते हैं अब क्या होता है। ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होती है? जब से भी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वापस रिवाइज करेंगे। ठीक है, रिवाइज करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।